target range for the federal funds rate. Break moment for the Fed. Recession. And so the question now is, can they stick the landing? Chicago Fed President Austin Goolbe says many more rate cuts may be needed over the next year. All eyes are on the US Federal Reserve, America's central bank. Let's go. इमेजिन करिए वॉशिंगटन डीसी में एक मीटिंग चल रही है। सभी इकोनॉमीज ने अपनी नज़र उस पे बनाए हुए हैं। सब इकोनॉमीज ने अपने इम्पोर्टेंट डिसीजन होल्ड पे डाल दिए हैं और सब बेसब्री से उस मीटिंग के रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं। और जैसे ही उस मीटिंग के रिजल्ट्स अनाउंस हुए, सब ने अपने डिसीजन बनाने स्टार्ट कर दिए। सब ने अपनी मीटिंग्स बैठाई अपने इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स के साथ और आगे की पॉलिसीज बनाना स्टार्ट करी। पर इस मीटिंग में ऐसा क्या अनाउंस हुआ और ये मीटिंग किस बारे में थी? तो ये मीटिंग थी यूएस फेड रेट्स की, जिसमें फेड रेट्स को चेंज किया जाना था। और इसी फेड रेट की वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमीज रुकी हुई थी और इनके डिसीजन का बेसब्री से वेट कर रही थी। आपने फेड रेट्स का नाम हर इन्फ्लुएंसर के मुंह से सुना होगा, पर आपके मन में एक बार ज़रूर आया होगा कि आखिरकार फेड रेट्स है क्या और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है और सब इसका वेट क्यों करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू मिस्टीरियस रिसर्चर। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे फेड रेट्स होते क्या हैं और इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है हर इकोनॉमी पर, और स्पेशली इंडिया की इकोनॉमी पर इसका क्या इम्पैक्ट होता है। और फेड रेट्स इंक्रीज या डिक्रीज होने के बाद जब हमारा आरबीआई पॉलिसीज अनाउंस करता है, तब आपको इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए। चलिए समझते हैं आज की इस छोटी सी वीडियो में। यूएस की फेडरल रिजर्व यानी कि फेड उनका सेंट्रल बैंक है, एक ऐसा पावरफुल टूल है जो ये यूज़ करते हैं इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए। वो है फेड रेट्स। ये वो इंटरेस्ट रेट है जिसमें बैंक एक दूसरे से ओवरनाइट पैसा उधार लेते हैं। ये सेम है हमारे आरबीआई की तरह, पर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि इंक्रीज और डिक्रीज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब यूएस की इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है तो ये रेट्स को बढ़ा देते हैं ताकि बोरोइंग्स महंगी हो जाए, और जब उनकी स्पेंडिंग और ग्रोथ को बूस्ट करना होता है तब ये रेट्स को डिक्रीज कर देते हैं। पर इसका इम्पैक्ट बाकी दुनिया पर भी पड़ता है और आज की इस वीडियो में हम वही जानेंगे। जब फेड रेट्स बढ़ते हैं तब इन्वेस्टर यूएस की तरफ भागते हैं और बेटर एंड सेफर रिटर्न्स। इसका नतीजा होता है रुपीस का कमज़ोर होना। इसके अलावा भी और भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं, चलिए उनको भी डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला है रुपी डेप्रिशिएशन। कमज़ोर रुपी का मतलब है कि इंडिया को इंपोर्ट्स के लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, खासकर क्रूड ऑयल के लिए। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े ऑयल इंपोर्टर्स में से एक है, तो तेल महंगा होने से सब कुछ फ्यूल, फूड और ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है हायर इन्फ्लेशन। इंपोर्टेड गुड्स और महंगी हो जाती है और ये इन्फ्लेशन को पुश करता है। आपके डेली एक्सपेंसेस चाहे ग्रोसरी हो या इलेक्ट्रॉनिक्स, सब कुछ ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट है कैपिटल आउटफ्लो और स्टॉक मार्केट का ड्रॉप। और इन्वेस्टर्स अपना पैसा पुल आउट करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट से, इससे सेंसेक्स और निफ्टी गिरते हैं। अगर आप भी इन्वेस्ट करते हैं तो यह आपके लिए बुरा और अच्छा दोनों ही है। कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में हम कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक शेयर भी कर सकते हैं। बिजनेसेस के लिए भी ये एक तरीके से मुसीबत बन जाती है, उन्हें पैसा रेज करना पड़ता है एक्सपेंड करने के लिए। इसमें अब फोर्थ पॉइंट है हायर बोरोइंग कॉस्ट। फीस को स्टेबलाइज करने के लिए आरबीआई अपने इंटरेस्ट रेट्स को भी बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब है लोन्स लेना भी महंगा हो जाता है। घर खरीदना, बिजनेस स्टार्ट करना या क्रेडिट कार्ड का यूज़ करना, सब कुछ महंगा हो जाता है और इससे इकोनॉमी की ग्रोथ स्लो हो जाती है। और इसके अलावा इनके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, जैसे पहला पॉइंट है बूस्ट टू एक्सपोर्ट्स। जब रुपीस कमज़ोर होता है तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं ग्लोबली। हमारे आईटी सर्विसेज, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, ये सब फॉरेन बायर्स के लिए सस्ता हो जाता है और इससे इंडिया का बिजनेस बढ़ता है। सेकेंड पॉइंट है इंक्रीज इन रेमिटेंस। यूएस और मिडिल ईस्ट में रह रहे इंडियंस अपने घर पैसे भेजते हैं। स्ट्रॉन्गर डॉलर के साथ रेमिटेंसेज इन रुपीस बढ़ जाती है। इंडियन फैमिलीज को ज़्यादा पैसा मिलता है। और थर्ड पॉइंट है टूरिज्म को बूम। फॉरेनर्स के लिए इंडिया एक सस्ता ट्रैवल डेस्टिनेशन बन जाता है। इससे टूरिज्म को बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है और इससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी बढ़ते हैं। होटल्स, लोकल बिजनेस और ट्रैवल इंडस्ट्री को ग्रोथ मिलती है। अब आपने नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट समझ लिया है।
अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ जनरेट हो सकती है अगर फेड रेट्स इंक्रीज़ होते हैं तो। और याद रखिए ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जा रही है। अगर फेड रेट्स इंक्रीज़ होते हैं तो ये कुछ 4 सेक्टर्स हैं जिनमें सबसे ज़्यादा इन्फ्लो देखा जाता है। में फर्स्ट नंबर पे है आईटी और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज़। जब रुपीज़ कमज़ोर होता है तो आईटी कंपनीज़ और एक्सपोर्टर्स को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस एंड विप्रो को। उन्हें हर रुपीज़ के बदले ज़्यादा डॉलर मिलता है। आईटी के साथ साथ फार्मास्यूटिकल्स और टेक्सटाइल सेक्टर भी ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। सेकंड है गोल्ड। गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट है जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी के दौरान चढ़ने लगता है। जब फेड रेट्स बढ़ते हैं गोल्ड में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं एज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन और करेंसी वॉलेटिलिटी। इसमें इंडियन इन्वेस्टर्स सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स या गोल्ड ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। कमज़ोर रुपी के इंटरनेशनल टूरिस्ट को इंडिया की तरफ अट्रैक्ट करता है। उन्हें इंडिया सस्ता लगता है, जिससे हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट मिलता है, जैसे इंडियन होटल्स या फिर बजट एयरलाइंस के स्टॉक्स में ग्रोथ का चांस होता है। इसके बाद फोर्थ नंबर पे है रेमिटेंस रिलेटेड सेक्टर। रेमिटेंस ट्रांसफ़र में डील करने वाली कंपनियां को ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। जब फॉरेन करेंसीज इनफ्लो बढ़ता है, बैंक्स जैसे एचडीएफसी, आईसीआई और जो एनआरआई कस्टमर से डील करते हैं उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। फेड रेट्स का बढ़ना या गिरना हमारे लिए चैलेंजिंग और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। एक तरफ हमारे लिए चैलेंजेस है महंगा पेट्रोल, हायर इन्फ्लेशन और स्लो ग्रोथ, और दूसरी तरफ हमारे एक्सपोर्ट्स को बूम मिलता है। रेमिटेंसेस, बैंकिंग सेक्टर इंक्रीज होते हैं और टूरिज्म को सबसे ज़्यादा बड़ा बूस्ट मिलता है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा कि इंडिया के पॉलिसी मेकर आरबीआई इसको कैसे मैनेज करता है और पॉलिसीज़ को ड्राफ्ट करता है, और बिजनेसेस कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करते हैं, और उससे इम्पोर्टेंट आप एक इन्वेस्टर के रूप में इस वेव में कैसे राइड करते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर आप ऐसी ही इंसाइटफुल वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक बटन को दबाकर हमें सपोर्ट करें। मैं आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा और आप अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।